जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में मेरे प्रिय साथियों हम जो है आज अपने भूगोल का भाग 3 मतलब तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। आप अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रखे हैं, आशा करता हूं मैं, और अपनी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों आपको वर्दी लेनी है मतलब लेनी है। मेरे प्रिय साथियों आज हम पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा भारत की स्थिति एवं विस्तार। उससे पहले हमने मैप रीडिंग करी, आसान सी क्लास करी, जिसमें हमने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो अब जो है आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मन में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता लेकर आएंगे, जिससे हम अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहें, प्रबल रहें, अडग रहें। तो आइए, लेखक क्या कह रहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे प्रिय साथियों, जब तक आप बेहतर सोचेंगे नहीं तब तक आप बेहतर कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने मनोबल को बेहतर रखिए, अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक सोचते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम इन टॉपिक को बेसिकली कवर कर रहे हैं। वनडे एग्जाम का ये प्रॉपर टॉपिक है, जहां से इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमने स्थिति में विस्तार कर लिया। आज हम भारत का भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप को कवर करने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मतलब फिजिकली हम डिवाइड करेंगे भारत को। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। याद रखना मेरे प्रिय साथियों, 3214 किलोमीटर। और अगर बोल देगा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई कितनी है, मतलब पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो कितना बताओगे, 2933 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दिया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, कुछ यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने इतनी चीजें बता दी आपको। क्लियर? चले, प्राकृतिक विभाजन। मेरे प्रिय साथियों, प्राकृतिक विभाजन या जिसे हम फिजिकल डिवीजन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फिजिकल डिवीजन के नाम से जानते हैं, फिजिकल डिवीजन के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले मन में, एक छात्र जीवन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। और वो जिज्ञासा क्या है, जो आपके अंदर उत्पन्न हो गई होगी कि आखिरकार हम हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस कड़ी में, इस दौर में, इस समय में जो है हमेशा इस भौतिक विभाजन को या फिजिकल डिवीजन को पढ़ते क्यों हैं। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, दूसरा जो है सवाल, क्यों का तो सवाल आ गया। ठीक है, क्यों। उसके बाद मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में क्या क्या फायदे होंगे, ये मन में होना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा क्या है ना। ये क्यूरियोसिटी जो है ये मुख्य रूप से एक छात्र जीवन में होना चाहिए। लेकिन आपको यह क्यूरियोसिटी के बारे में तब पता चलेगा जब आप इसको प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और जब पढ़ेंगे तभी जो जाके आपको इसके महत्व के बारे में बेहतर तरीके से पता चलेगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। लेकिन अगर हम प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो आखिरकार ये फिजिकल डिवीजन है क्या। ठीक है, आखिर ये फिजिकल डिवीजन है क्या,
जिसके बारे में सर जो है टॉपिक लेके आए हैं, आखिर क्या है। पहले तो हम इसके महत्व को इसको पढ़ने के बाद जानेंगे। दूसरा ये है कि आखिरकार ये फिजिकल डिवीजन है क्या, आखिर ये नक्शे में आपने सर इसको नक्शे में आप इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको एक शब्द में बता दूं, जैसे स्थिति एवं विस्तार के बारे में एक शब्द जाना था हमने कि किसी भी स्थान का एड्रेस या किसी भी स्थान का पता ही उस स्थान का लोकेशन एंड एक्सटेंड या उस स्थान का क्या स्थिति एवं विस्तार कहा जाता है जिसे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राकृतिक विभाजन क्या है, तो भारत या किसी भी देश या पृथ्वी में स्थित उन प्रमुख स्थलाकृतियों को, क्या कहा है मैंने, स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, उस स्थान का फिजिकल डिवीजन। अब इतना भारी शब्द सर क्या लिख दिए हैं आप, ओ माय गॉड, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब और इसको मैं आसान बना दूं तो मेरे प्रिय साथियों, भारत में स्थित सभी भूस्थलाकृति जैसे कि पर्वत, दूसरा मान सकते हैं पठार, या इसके आगे हम बात करें तो मैदान, है ना, मतलब और या तो नहीं, मतलब पर्वत, पठार और मैदान के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक विभाजन। अब ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिससे इसको पढ़ा जाता है या पहले ही इसकी स्टडी कर ली जाती है अच्छी तरह से। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन स्थलाकृतियों को, इन उच्चावचों को, इन फिजिकल डिवीजन को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छी मानसिकता विकसित हो जाएगी, जिससे आप ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से हमेशा लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं। जैसे आसान भाषा में उदाहरण के लिए समझें, अगर आप प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के रिवर ड्रेनेज पैटर्न, या हम उसे हिंदी में कहते हैं किस प्रकार की अपवाह तंत्र या किस प्रकार की अपवाह प्रणाली जो है भारत में विद्यमान है, भारत में स्थित है। अगर आप फिजिकल डिवीजन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन प्रकार के चट्टान, किन किन प्रकार के जो रॉक सिस्टम है वो कहां कहां स्थित हैं। रॉक सिस्टम के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। अगर आप इस फिजिकल डिवीजन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की मृदा, मतलब कौन कौन सी मिट्टी, किस प्रकार के सॉइल्स कहां कहां मिलते हैं, मतलब आपको मृदा संरचना के बारे में भी बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। अगर आप इस फिजिकल डिवीजन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको मानव संसाधन से लेकर सभी चीजों का बेहतर तरीके से बौद्धिक विकास होने वाला है। तो मैं क्लास के शुरुआत में ही इन सब सारी चीजों को इसलिए बता दे रहा हूं कि कृपया करके क्लास को छोड़ के ना जाएं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये कंटेंट प्रॉपर आपके लिए बनाया गया है, आपकी सफलता के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में या कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने मैप है स्क्रीन में, लेकिन मैं पिछली कक्षाओं में भी बोला था कि आप अपने पास एटलस, अपने पास मैप, अपने पास पेन, अपने पास पेंसिल, सारी चीजें लेकर बैठें, क्योंकि जियोग्राफी जो है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटने से याद नहीं होगा। कितनी सारी चीजें रटोगे भैया, ठीक है। चलो तो हम आ गए कहां, हम आ गए पहले फिजिकल डिवीजन में। भारत को कुल मुख्य रूप से 6 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। ये क्या बोल दिए सर, बताता हूं।
पहले एनसीईआरटी के अनुसार 6 भागों में विभाजित किया गया है भारत को। पहला भाग आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कौन सा भाग है? तो पहला भाग है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। किसके नाम से जानते हैं हम इसे? उत्तर का विशाल पर्वतमाला, जिसे हम हिमालय के रूप में पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग डिवीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं कि पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया उत्तर का विशाल मैदान, सॉरी विशाल पर्वतमाला, भैया गलत हो गया, पर्वतमाला। ठीक है, एतिया बाबू तय। ठीक, क्लियर? पहला हुआ क्लियर। अब आ जाओ दूसरे की ओर। किसकी ओर? दूसरे की ओर। ग्रीन बना लेते हैं इसको, ग्रीन। दूसरा है मेरे प्रिय साथियों, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा मैदान। ठीक है, जो कि हिमालय से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों से निर्मित है। तो दूसरा मैं नाम लिख दूं यहां पर, दूसरा नाम यहां पर लिखा जाएगा। दूसरा नाम लिखा गया भैया क्या? तो दूसरा नाम लिख दिया मैंने उत्तर का विशालकाय मैदान। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन। इंग्लिश मीडियम वाले लिखते जाओ फटाफट, कॉपी पेन अपने पास रखे ही रहना। अब आ जाते हैं किसमें? अब आ जाएंगे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। लिख दें यहीं, यहां लिख देते हैं तीसरा नंबर। थर्ड वन, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर हम डिवाइड कर लेते हैं। चौथा नंबर है आपका भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, जिसे हम भारत का मरुभूमि कहते हैं, है ना, डेजर्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान। क्लियर? चलो यहां हम भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ये चौथा भाग हो गया। क्लियर? पांचवा भाग की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, इधर भी मरुस्थल है ना, ये वाले भाग में भी मरुभूमि है। कहां? तो आपका आना रे बाबू ते काय हो गई। ठीक, लकवा मार दिए क्या इसको ठंडी में? चलो, अरे हे प्रभु, ये क्या हो गया? चलो कुछ नहीं होता इससे, मैं फटाफट इसको वापस कर देता हूं। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ठीक है, फिर क्या देखा हमने? ये वाला भाग उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, लिखते जाओ फटाफट, नॉर्दर्न प्लेन। फिर उसके बाद हमने जाना पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला भाग। ठीक है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। फिर उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है हमारा राजस्थान गुजरात तक के, ये हमारा हो जाएगा भारत का मरुस्थल। ठीक है, फिर उसके बाद तटीय मैदान, हमारे पास पूर्वी तट और पश्चिमी तट वाला भाग है। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, बे ऑफ बंगाल के पास और अरेबियन सी के पास। तो क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। तटीय मैदान है हमारे पास। ये कौन सा भाग हो गया? तो ये तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा हो गया तटीय मैदान।
और छठा जो है हमारे पास लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मतलब क्या हो गया, तो द्वीप समूह छठवां भाग। तो ये किसके हिसाब से है मेरे प्रिय साथियों, ये जो पार्ट आपका डिवीजन है, ये विभाजन जो है वो NCERT के अकॉर्डिंग है। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 6 भागों में NCERT के अनुसार है। लेकिन हमको 1 डे एग्जाम के अनुसार क्या आंसर लेना है, तो 4 लेना है। देखो प्रिय साथियों, बिहार PSC में भी, व्यापम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें सीधा सीधा कितने प्राकृतिक विभाजन है पूछा है, तो 4 प्राकृतिक विभाजन माना गया है। ऐसा वो आंसर लेता है कौन सा, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये 4 प्राकृतिक विभाजन कौन कौन से हो गए, एक उत्तर का विशाल पर्वतमाला जो हिमालय है, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, तीसरा हो गया आपका कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ही हिस्सा माना जाता है किसको, अकॉर्डिंग टू 4 डिवीजन ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र को भी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया तीसरे पार्ट के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय भारत में किसको ले लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र को ले लिए। और चौथा भाग हो गया तटीय मैदान और द्वीप समूह को एक साथ काउंट करता है। तो 4 प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो कौन कौन सा हो गया भैया, पहला हो गया हमारा, इसको मिटाल दूं, जो हमको आंसर लेना है, याद रखना आंसर लेने नहीं चुकना। 4 आंसर लिया गया है, बिहार PSC में भी लिया है और व्यापम ने भी आंसर लिया है। तो दावा आपत्ति के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हथियार रहेगा मेरे प्रिय साथियों, हथियार। समझ रहे हो, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पूरे तरीके से आपके लिए अस्त्र और शस्त्र तैयार है। मिर्जापुर देखे होगे, उसमें बोलता है असला बारूद तैयार है, तो वैसे ही आप लोगों के लिए सारी चीजें रेडी हैं। क्लियर, तो गलत आंसर नहीं लेने दिया जाएगा। क्लियर, चले आगे, चलो फटाक से। 4 भौतिक विभाजन कौन कौन सा हो गया, पहला नंबर कौन सा हो गया आपका, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा ये वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तीसरा भाग कौन सा हो गया, तो आपका तीसरा भाग कौन सा हो गया, तीसरा भाग हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। आप इसको दूसरा कर सकते हो, इसको तीसरा कर सकते हो। ठीक है, चलो चौथा नंबर क्या हो गया आपका, तट एवं द्वीप समूह। ठीक है, जो हमारा तटीय मैदान वाला भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, सबका स्पेसिफिक अध्ययन करना है। और मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है, जिससे आपके मन में एक मानसिकता विकसित होगी और आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आराम से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक बात और कहूंगा मेरे प्रिय साथियों, जब हमने जाना कि प्राकृतिक विभाजन पढ़ना है, प्राकृतिक विभाजन क्यों पढ़ना है, इसका मैं महत्व भी बताया कि आपको पूरा भूगोल पढ़ने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्राकृतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, या क्या प्राकृतिक विभाजन किन किन भागों में बांटा गया है। तो हमने जाना कि NCERT के अनुसार उत्तर का विशाल पर्वतमाला, जिसे हिमालय के रूप में हम सेपरेट पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान जिसको हम मैदानी भाग के रूप में पढ़ेंगे, फिर है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपका किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो जो हमारे पास द्वीप समूह है। तो NCERT के अनुसार 6 भागों में और 4 हमको अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन हमको क्या है आंसर लेना है, 4 फिजिकल डिविजन्स। क्लियर, लेकिन मन में एक छात्र जीवन में सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार ये भूस्थलाकृति है तो, लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे,
ये जो है ये जो वर्तमान हम देखते हैं, हिमालय हम जो है कुल्लू मनाली और जो है हम दुनिया भर की जगह घूमने जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से हम सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला घूमने जाते हैं, पंचमढ़ी पन्ना घूमने जाते हैं, हम उड़ीसा के तट में घूमते हैं, पुरी जाते हैं। तो आखिरकार ये बना तो बना कैसे? और जब आप किसी भी चीज के बनने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी तो होगी ही, साथ ही साथ आपको उसके बारे में बखान करने में, आपको उसके बारे में बताने में आसानी मिलती है। इसीलिए हम इस कड़ी में आज जो हमारा मेन कंसेप्चुअल क्लास है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योग्राफी रटने से नहीं आएगा, पढ़ने से और समझने से आएगा। उसके लिए हमने इस भूवैज्ञानिक समयमान या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों, हर चीज का किसी न किसी प्रकार का इतिहास होता है और इतिहास को जानना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से हम जिस स्थान में रह रहे हैं उस स्थान के बारे में अगर हम किसी प्रकार से इतनी बातें ना घुमा के, मेरे प्रिय साथियों, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो अभी वर्तमान में भूस्थलाकृतियां हैं उनको जानने का अध्ययन ही, उनको वो कैसे बनी उन सभी चीज़ों को जानने का अध्ययन ही हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भारत की जो स्थिति है कि उत्तर का विशाल मैदान स्थित है, उत्तर में विशाल पर्वतमाला स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, वो सब कैसे विद्यमान हुई, वो कैसे बनी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लग रहा होगा सर चाइनीज वाइनीज में लिख दिए हो क्या? नहीं, आराम से समझना है। देखो मेरे प्रिय साथियों, ये जो टर्म्स लिखाए हैं एरा, पीरियड, इपोक और आपका एज, ये अलग अलग समय काल खंड के दिए गए हुए नाम हैं। जैसे कि एरा ये सबसे पुरातन काल है, मतलब 1000 से 1500 मिलियन ईयर, ये MY इन द सेंस मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं, मतलब 1000 से 1500 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं। पीरियड की बात करें तो 150 से 200 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं। इपोक की बात करें तो 10 से 20 मिलियन ईयर अगो और 1000 मिलियन ईयर, मतलब मिलियन ईयर है बस, है ना, सॉरी मिलियन ईयर नहीं होगा, ये जो है 1000, ये जो मिलियन ईयर लिखा है साथियों ये त्रुटिवश लिखा गया है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। 1000 साल पहले का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, ईयर होगा, मतलब कि 1000 साल पहले तक की जो कहानी है उसका अध्ययन हम करेंगे। क्लियर है? तो मतलब अगर हम इसको और आसानी से समझे तो एरा का उपखंड क्या है, पीरियड है, पीरियड का उपखंड क्या है, इपोक है, इपोक का उपखंड क्या है, एज है। तो इस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। आपको याद करते बनता होगा तो करना, नहीं करते बनता होगा तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो जानना जरूरी है। ये यहाँ पर जो है त्रुटिवश लिखा गया है तो ये ईयर ही रहेगा बस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब मेरे प्रिय साथियों यहाँ पर देखो, हम सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, एरा का अध्ययन करेंगे। हम इपोक और एज की चर्चा नहीं करेंगे। इपोक की चर्चा जब मैं आऊंगा, कब, तो हिमालय का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस समय थोड़ा भाग देखेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑफ द डे हमको क्वेश्चंस बनाने हैं तो हम उन पॉइंट्स को जो है पकड़ेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम निकालने का फंडा यही है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए तो समझना ही पड़ेगा। तो हम जो है इपोक और एज को नहीं पढ़ेंगे, हम एरा और पीरियड के बारे में बात करेंगे। अब इसमें भी आपको दुनिया भर के एरा और पीरियड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एरा के अंतर्गत क्या आता है, एरा के अंतर्गत आता है पीरियड। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, प्री कैम्ब्रियन एरा, तो एजोइक पीरियड है। आर्कियन आपका इसका क्या है, मतलब पीरियड है।
फिर उसके बाद है प्रोटेरोजोइक पीरियड आएगा, फिर उसके बाद पेलियोजोइक एरा है, इसके अंतर्गत क्या आएगा तो कैम्ब्रियन पीरियड आएगा, ऑर्डोविशियन आएगा, सिल्वरियन आएगा, डेविनियन आएगा, कार्बोनिफेरस आएगा, पर्मियन आएगा। तो ये सभी चीज़ों में जिसमें आपको दिखाई दे रहा है रेड वाले पोर्शंस, मतलब आर्कियन हमें पढ़ना है, सिल्वरियन हमें पढ़ना है, कार्बोनिफेरस का अध्ययन करना है, पर्मियन का अध्ययन करना है, जुरासिक के बारे में जानना है, क्रिटेशियस के बारे में जानना है, टर्शरी के बारे में जानना है और क्वाटरनरी के बारे में जानना है। और क्यों जानना है तो मैं शुरुआत में ही आपको बताया था कि आखिरकार जो भूस्थलाकृतियां भारत में दिखाई देती हैं, जहां हम घूमने फिरने जाते हैं, लाइक हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है, वहां घूमने जाने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है और वहां परमिशन सरकार से चाहिए, तभी आपको चढ़ने के लिए मिलेगा पहाड़ में, है ना। फिर उसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल, विंध्याचल पर्वत, आपका प्रायद्वीपीय पठार के आपके क्षेत्र के भाग, लाइक आपका पश्चिमी घाट में स्थित कंसिस्टेंट जितने भी पर्वत हैं वहां घूमने के लिए, कच्छ का रण घूमने जाते हो, मतलब XYZ पूरे भारत भ्रमण करने जाते हो तो वहां पर अलग अलग स्थलाकृतियां दिखती हैं। सभी की प्रकृति एक समान नहीं है, कहीं जो है मैदान है तो कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं नदियां हैं। इन सभी सारी चीजें को समझना कि आखिरकार ये बनी कैसे, तो उसके लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने इरा देखा, पीरियड देखा, इपोक देखा और एज देखा। तो इपोक और एज का अध्ययन हमें नहीं करना है, हमें एरा में से पीरियड का अध्ययन करना है, एरा का अध्ययन करना है और पीरियड का अध्ययन करना है, जहां से जो है हम चीजों को खंगाल के क्या करेंगे, भारत की भूस्थलाकृतियों को या भारत को हम क्या कर देंगे, बना देंगे, डेवलप कर देंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या रहा तो आर्कियन टाइम पीरियड, क्या रहा, आर्कियन टाइम पीरियड। आर्कियन टाइम पीरियड वो समय काल है मेरे प्रिय साथियों, समझना, पहले समझना, आपके स्क्रीन में दिखा दिया होगा, लिख रहा है, बोल रहा है कि वो समय काल जब पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ, दिखाई दे रहा है, वह समय काल जब पृथ्वी की सतह अस्तित्व में आई। देखो मेरे प्रिय साथियों, सतह कैसी बनी होगी, सतह बनने के लिए क्या चाहिए, सतह बनने के लिए चाहिए आधार। आधार किससे बनेगा तो आधार बनेगा लावा से। मतलब ये वो समय काल है आर्कियन टाइम पीरियड के पहले पूरे पृथ्वी में ज्वालामुखी क्या हो रहा था, पूरे तरीके से ज्वालामुखी का क्या हो रहा था, निक्षेपण हो रहा था, चारों तरफ लावा ही लावा दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, चारों तरफ लावा ही लावा दिखाई दे रहा था, ठीक है, लावा लावा दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब ये लावा जो है आर्कियन टाइम पीरियड के आए तक, मतलब आर्कियन टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो इस लावा का शीतलीकरण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, शीतलीकरण देखने को मिलता है। और जब लावा का शीतलीकरण होगा तो पृथ्वी के सतह का निर्माण होगा। अब सर आप पढ़ाते पढ़ाते पृथ्वी में क्यों ले गए, भारत भूगोल पढ़ रहे थे, तो मेरे एक बात बताओ मेरे प्रिय साथियों, पृथ्वी का अभिन्न अंग है या नहीं है भारत। मैंने कल ही बताया था कि 7वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर में 2.42% क्षेत्रफल जो है वो घेरता है। 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या रहता है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो भारत इस पूरे पृथ्वी का अभिन्न अंग जो है या नहीं है, है ना। तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि भारत में स्थित जितनी भी भूस्थलाकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके आधार का निर्माण, उसके बेस का जो फाउंडेशन है वो कब हुआ, तो बेस का जो आधार का निर्माण जो है वो कब हुआ, आर्कियन टाइम पीरियड में। समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
ठीक है, चले आगे। अब एक बात बताओ मेरे को, समय क्या किसी के लिए रुका है? समय क्या किसी के लिए रुकेगा? या समय किसी के लिए क्या रुका है कभी? ठीक है, यह रुका था? नहीं रुकेगा मेरे प्रिय साथियों। समय का पहिया आगे बढ़ा। जैसे कि हमने आर्कियन टाइम पीरियड पढ़ने का प्रयास किया जो कि प्री कैम्ब्रियन इरा का पार्ट है, वैसे ही सिल्यूरियन टाइम पीरियड की चर्चा हम अगले पेज में करने वाले हैं। लिखाया हुआ है साफ साफ कि ये वह समय काल है, ये वह समय काल है, ये वह समय काल है मेरे प्रिय साथियों, जब छोटे छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स मतलब कि छोटे छोटे द्वीप है ना, या प्राचीन द्वीप कह सकते हैं जिसको, वो आपस में टकरा रहे थे। अब आ गई बात टकराव की, और जब बात टकराव की आती है तो या कोई चीज़ बन जाती है सुलह होके, या तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती है टकराव से। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आर्कियन टाइम पीरियड, क्या बताया मैंने? आर्कियन टाइम पीरियड, पहले इधर लेके चलता हूँ। आर्कियन टाइम पीरियड वह समय काल था जब पृथ्वी के सतह का निर्माण हुआ। और एक चीज जो है उसमें आपको और जाननी है, जब चारों तरफ लावा ही लावा होगा, समझना है, तो क्या उसमें किसी भी प्रकार के जीव का जीवन संभव है क्या? तो आप आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़े होगे, और नहीं पढ़े होगे तो जान लो कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, लावा में कोई जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। चलो, तो मैं क्या बोला कि ये क्या हो गया? सतह बन गया। अब सतह के बाद ये समय छोटे छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स आपके टकरा रहे थे। इसके लिए थोड़ा सा हमको और पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसे हम अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, वेगनर है कि वेगलर है, जो भी है, इनके बारे में जो है आपका सुना होगा कि पृथ्वी जो है पहले 2 भागों में विभक्त थी। पृथ्वी में फटाक से बना देता हूं, है ना। पहला भाग था या एक भाग था जो भूभाग था, मतलब जमीन से बना हुआ, आर्कियन से बना हुआ, आर्कियन क्रम्स में बना हुआ भाग, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कहते थे पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। और एक था जल वाला भाग, जिसे हम सागरीय भाग कह सकते हैं। इसका नाम क्या था? इसका नाम था पैंथालासा। पेंजिया के टूटने से वर्तमान में जितने 7 महाद्वीप आपको पृथ्वी में दिखाई देते हैं, वो सभी आपके विद्यमान हुए। तो ये पेंजिया जब नहीं टूटा था उसकी बात ये कर रहे हैं। अब ये पेंजिया का एक अभिन्न अंग भारत रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। और कब टूटा? तो मैं आपको ये भी बता दूं, पृथ्वी बना देता हूं एक। पेंजिया 2 भागों में विभक्त होता है, एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। कब हुआ? तो कार्बोनी फेरस टाइम पीरियड में ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूट गए, और बीच में जो है तेथिस सी बह रहा है, आगे मैं बताऊंगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इससे ये समझ में आता है कि जब पेंजिया का विभक्तिकरण या पेंजिया नहीं टूटा था, उससे पहले ये प्राचीन कॉन्टिनेंट या प्रोटो कॉन्टिनेंट जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे।
एक दूसरे से टकराव हो रहे थे। और मैंने बताया जब भी कहीं टकराव होता है या तो कोई चीज बन जाती है या तो सारी चीजें बिखर जाती हैं, ठीक है। इसीलिए टकराव वाला काम बिल्कुल मत करो। इस प्रकार से कहीं इधर जो है संपीड़न बल लग रहा है तो कहीं इधर जो है आपका तनाव बल लग रहा है, कहीं संपीड़न बल लग रहा है, कहीं तनाव बल लग रहा है। तो जब ये चल रहा था तो मेरे प्रिय साथियों पूरे वैश्विक स्तर पर चल रहा होगा, तो हमारे यहाँ भी स्पेंजिया में, मतलब स्पेंजिया में हमारे यहाँ भारत रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा ना। तो ये भारत में 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स कैसे लड़ रहे हैं देखो, एक हो गया और ये 2 हो गया। समझना, ये वाला प्रोटो कॉन्टिनेंटल का नाम क्या था? प्रोटो कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? तो अरावली। क्या नाम था? अरावली। कहानी सुनो बस आज तुम लोग। अरावली। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सिंह भूम। क्या नाम था? सिंह भूम। और इसका नाम क्या था? धारवाड़। ठीक है। ये एक दूसरे में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और जब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो मैं बताया कभी लड़े भिड़े होगे तो याद रखो, मैं तो इन सब चीजों में नहीं रहता भैया, सीधा साधा इंसान हूं। और देखा है लड़ते भिड़ते लोगों को। तो कहीं जो है आदमी मुंह फूल जा रहा है, तो कहीं किसी का आंख निकल जा रहा है बाहर, तो कोई हाथ तोड़वा ले रहा है, तो प्लास्टर लगवा ले रहा है, हो रहा है ना। तो भाई ये कारक काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो यही तो बताना चाहता हूं मैं आप सभी को कि जब ये प्रोटो कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे थे तो निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? तो प्राचीन वलित पर्वत का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? प्राचीन, भारत की प्राचीन वलित पर्वत का निर्माण हो रहा था। और ये कौन सा है पर्वत? तो अरावली वाले क्षेत्र में अरावली पर्वत का निर्माण हो रहा था। अरावली पर्वत का निर्माण हो रहा था। इसीलिए प्रश्न के रूप में पूछता है कि भारत में स्थित प्राचीन वलित पर्वत कौन सा? तो अरावली। दूसरा क्या पूछेगा? भारत में स्थित अवशिष्ट पर्वत का निर्माण उदाहरण दीजिए। तो अरावली, क्योंकि इतना पुराना हो गया है, पूरे तरीके से अवशिष्ट हो गया है, विघटित होते जा रहा है, धीरे धीरे उसमें वेदरिंग हो रहा है जितना ज्यादा। तो ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है इसी कंडीशन में। कब? सिल्यूरियन टाइम पीरियड में। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, व्यापम आर्कियन को पूछा है, टर्सरी को पूछा है, सिल्यूरियन को अगर नहीं पूछा है तो पूछ दिया, तो कैसे करोगे? ठीक है। तो अरावली पर्वत का निर्माण देखने को मिला। ठीक है, अरावली पर्वत बना तो सिंह भूम वाले क्षेत्र में भी कोई ना कोई सा हरकत हो रहा होगा। तो सिंह भूम वाले क्षेत्र में भी हलचल चालू है। सिंह भूम वाला क्षेत्र भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भ्रंश की प्रक्रिया हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। आगे में पूर्ण रूप से होगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है? सिंह भूम क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है साथियों। ठीक है, इसका निर्माण देखने को मिलेगा आगे। धारवाड़ वाले क्षेत्र में क्या हुआ? तो धारवाड़ वाले क्षेत्र में भी धारवाड़ जो है आपका, यहाँ पर चट्टानों का निर्माण देखने को मिल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अरावली परफेक्ट बन गई है। विंध्यन श्रेणी का विकास होना स्टार्ट हो गया। सतपुड़ा के घने जंगल बनने स्टार्ट हो गए, मतलब कि सतपुड़ा वाला भाग का उच्चावच बढ़ने लगा। तो इसीलिए जो है आपका ये वलित पर्वतों में से एक है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला। अब क्या होता है? वलन क्या होता है भाई? वलित पर्वत क्या होते हैं? चलो देख लेते हैं पहले, है ना। वलित पर्वत किसे कहते हैं इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? वलन। वलन क्या होता है? यहां दिखाई दे रहा है आपको, पहले परिभाषा देख लो। जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के सामने कंप्रेशन फोर्स लगाएं, संपीड़न बल लगाएं, तो बीच वाला भाग क्या होगा? उठ के ऐसे खड़े हो जाएगा। इसी को ही क्या बोलेंगे? फोल्डिंग बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? वलन बोलेंगे। कंप्रेशन फोर्स लगेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जब इस प्रकार से वलन होता है तो वलन होता है, तो याद रखिएगा, इसकी परिभाषा लिख सकते हो। जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे
के सामने से संपीड़न बल लगाएं और जो भाग उठ जाए उस भाग को क्या कहेंगे? फोल्डिंग कहेंगे या वलन कहेंगे। इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से फोर्स लग रहा है, बीच वाला भाग क्या हुआ? खड़े हो गया। आसान भाषा में दो टॉवेल रखना, टॉवेल को इधर से हचाक से मारना, इधर से हचाक से मारना, बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। दैट इज फोल्डिंग। ठीक है, और बीच वाले भाग और इर्द गिर्द रूप से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी क्या कहेंगे? वलन कहेंगे। अब आ गए क्या? कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड। मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सिल्यूरियन टाइम पीरियड पढ़ाते समय कि एक समय काल ऐसा हुआ कि पृथ्वी में जब दो भाग थे। एक भाग था कौन सा? तो पेंजिया, और एक भाग कौन सा था? पैंथालासा। कौन सा था? पैंथालासा। पैंथालासा जल वाला भाग है, और पेंजिया, तो ये पेंजिया का विभक्तिकरण या पेंजिया का टूटना देखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, टूटना दिखना स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ कि पेंजिया जो है दो भागों में विभक्त हो गया। एक का नाम था लॉरेशिया, या कहा जा सकता है अंगारा लैंड, जानो बस, और एक था आपका गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? हमारा भारत है। इसलिए बता रहा हूं, प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत जो है किस भूभाग का भाग रहा है, अंगारा का या गोंडवाना का? तो गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। कब ये टूटा था? तो कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में चालू हुआ था। इसी समय कहा जाता है कि शार्क मछलियां जो है इसी समय बनी, बहुत सारे उभयचरों का निर्माण हुआ। अगर ये टाइम स्केल पढ़ने के लिए जाओगे ना, अगर आप खोलोगे इंटरनेट में तो पागल हो जाओगे। ये कंटेंट बहुत मुश्किल से जो है बना है। ठीक है, चलो अब इसमें और बात जानने वाली ये है, सामान्य ज्ञान के रूप से जान लो, जितने भी भारत के उत्तरी गोलार्ध में मतलब 0 डिग्री के उत्तर में जितने भी देश हैं वो मुख्य रूप से अंगारा लैंड के ही पार्ट रहे हैं, और जो इतने भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो गोंडवाना लैंड के रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शनल अगर हम देखें तो जो भारत रहा है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और भारत किसका भाग है? तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में अंगारा और गोंडवाना लैंड का विभक्तिकरण देखने को मिला था। ठीक है, चले आगे। चलो, अच्छा एक चीज तो बताना ही भूल गया आपको। देखो मेरे प्रिय साथियों, जब अंगारा लैंड का निर्माण हो रहा था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। ये अंगारा और गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा भारत। इसके बीच से जो सागरीय भाग जा रहा था, इसके बीच से जो सागर जा रहा था, इसे कहते हैं तेथिस सागर। कैसे लिखेंगे? ऐसे, तेथिस सागर। ये तेथिस सागर ये लिखाया हुआ है, वाई हो गए। ये तेथिस सी जो है ना, इसी के गर्भ से हिमालय का निर्माण हुआ है कहते हैं। आगे में पढ़ेंगे तो क्या है, एक संकीर्ण उथला हुआ एक सागर बह रहा है जिसका नाम क्या है? तेथिस सी। क्लियर? चले आगे। चलो अब आ जाते हैं कहाँ? अब आ जाते हैं हम पर्मियन टाइम पीरियड में। क्या हुआ इस समय? तो मैं बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, सिल्यूरियन टाइम पीरियड पढ़े थे जब, तो हमने ये देखा कि ये वाले भाग को क्या कहा गया? सिंहभूम। यह सिंहभूम वाले क्षेत्र में भ्रंश का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? रिफ्ट का निर्माण हो रहा है। फॉल्टिंग भी कहते हैं, लेकिन इतना सारा शब्द मत याद रखो, सब इंस्पेक्टर बनना है, भूगोल वेत्ता नहीं बनना है। भ्रंश का निर्माण हुआ, रिफ्टिंग हुआ इस तरफ। ठीक है, रिफ्टिंग हुआ। कैसा रिफ्टिंग हुआ? तो रिफ्टिंग जो है वो वलन से जस्ट विपरीत है पर्मियन टाइम पीरियड में। ये कैसे विपरीत है? जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं। कैसा बल लगाएं? विपरीत बल लगाएं। मतलब मेरे प्रिय साथियों, इसे तनाव बल या टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और बीच वाला भाग क्या हो गया? बीच वाला भाग धंस गया। जब जीवन में हमेशा विपरीत चीजें होती हैं तो व्यक्ति कैसे हो जाता है? डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो डिप्रेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। और डिप्रेस हो जाता है मतलब क्या होगा? धंसते जाता है एक ही बातों में। और जब धंस जाता है अच्छे तरीके से तो उसको ये पता नहीं रहता है कि उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है।
जो है सब परमेश्वर की इच्छा है। देखते होगे ओशो महाराज को, है ना। तो आप जो है इधर ध्यान दो, ओशो जी के पास अभी मत जाओ, चलो इधर आ जाओ, ठीक है। तो सिंह भूम वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिला? भ्रंश देखने को मिला। अब जबरदस्ती का पढ़ा रहा हूं क्या सर इसको? नहीं, भ्रंश होगा, कोई चीज धसेगी तो उसके चक्कर में बाकी लोग धसेंगे कि नहीं धसेंगे? दोस्ती यारी में अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसको मनाने के चक्कर में अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम लोग कितना परेशान हुए होगे। और नहीं परेशान होगे तो मत परेशान होना, क्योंकि वो एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। अब भाई इसमें जब डिप्रेशन देखने को मिला तो बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जो आपके जीव जंतु जो है यहाँ पर क्या हो गए? दब गए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ये भारत का नक्शा है, सिंहभूम वाला क्षेत्र या छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, या आप इसको झारखंड वाला क्षेत्र या उड़ीसा वाले क्षेत्र के रूप में अगर आप समझते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको खनिज संपदा अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। इसलिए एक प्रश्न पूछा था व्यापम में कि मुख्य रूप से भारत में खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का कौन सा भाग? तो भारत का क्या है, पूर्व और पश्चिम, मतलब पश्चिम, क्षमा चाहूंगा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यही वाला भाग है। यहां पर आपको पूर्ण रूप से बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो वो मिनरल्स कैसे आए? वो मिनरल्स कहां से आए? तो मिनरल्स आए कब? पर्मियन टाइम पीरियड में, जब उस क्षेत्र में जो है भ्रंश हुआ, वो क्षेत्र का भाग जो है धस गया, और धस जाने की वजह से वहां पर काफी सारे जो है मिनरल्स जो है अभी भी निकाले जा रहे हैं। कोयले का भंडारण देखने को मिलता है, बहुत सारे लौह उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है। कहां से? तो आपका झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र से। बस इतना ही हुआ क्या? नहीं, और बताता हूं। एक नदी का नाम सुने होंगे, दामोदर। दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी मेरे प्रिय साथियों भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी है। पढ़े होंगे भ्रंश, ये भ्रंश का निर्माण देखने को मिल रहा है आपको। इसे ही भ्रंश कहते हैं, जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत बल लगाए, नीचे वाला भाग धस जाए, उसी को भ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो भ्रंश द्रोणी का निर्माण से दामोदर नदी जो है भ्रंश द्रोणियों में बहती है। कब हुआ था? पर्मियन टाइम पीरियड में। अब मन में एक सवाल उठा कि सर आप दामोदर नदी के बारे में बताएं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी भी तो भ्रंश द्रोणियों में बहती है। तो जब हम सिल्यूरियन टाइम पीरियड पढ़ रहे थे और अरावली वाला क्षेत्र जब हम बात कर रहे थे, तो उस समय जो है आपका सिल्यूरियन टाइम पीरियड से लेकर कार्बोनीफेरस के समय तक के जो नर्मदा और ताप्ती नदी के जो भ्रंश मार्ग हैं, उनका निर्माण देखने को मिला। समझ रहे हो? और पर्मियन टाइम पीरियड में दामोदर नदी के भ्रंश के जो है आपका निर्माण देखने को मिला। देखो कितनी सारी चीजें सीखते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना जरूरी था। अब आ गए डायनासोर के काल में। ठीक है, देखो जुरासिक टाइम पीरियड। जुरासिक टाइम पीरियड मेरे प्रिय साथियों ऐसा समय काल, ठीक है, जो सागरों के अतिक्रमण से प्रभावित था। मतलब इस समय काल में चारों तरफ पानी से, सागर के पानी से स्थल भाग जो है लबालब होने लग गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायनासोर होते थे क्या इस समय? नहीं भैया, आप अगर स्विट्जरलैंड जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे तो यहां पर जो है ना एक जूरा नाम का पर्वत है। कौन सा? जूरा। इसमें जो है डायनासोर के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए जो है इस काल का नाम जो है जुरासिक काल रख दिया गया है। क्योंकि जूरा पर्वत से, नाम तो अलग अलग चीजों के नाम से नाम रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले बच्चे पैदा होते थे बुधवार को तो बुधवारन नाम रख देते थे, शनिचर को होता था तो शनिचरीन नाम रख देते थे। वैसे ही स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत है, उसके नाम से जुरासिक नाम पड़ा। अब इस काल में क्या हुआ? तो इस काल में जो है मेरे प्रिय साथियों सागरों का अतिक्रमण देखने को मिला, और हमारा भारत भी इससे अचूका नहीं हुआ। भारत के कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में पेल दिया पानी। क्या कर दिया? पानी पेल दिया। पानी, सागर का पानी पेल दिया। आप लोग अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं पढ़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि द्वारका डूब गया, द्वारका डूबने वाला है। श्री कृष्ण कथा देखें कि नहीं देखें? द्वारका डूब रहा था।
ये वही समय काल है जब सागरों का अतिक्रमण देखने को मिला। ये सागरों का अतिक्रमण जो है वो जुरासिक टाइम पीरियड में देखने को मिला और पूरे तरीके से ये कहाँ छा गया, तो गुजरात वाले भाग में छा गया। इसके साक्ष्य प्रमाण कैसे प्राप्त होते हैं सर? मैं बताता हूं कैसे प्राप्त होते हैं। जाओगे यहां तो खाली नमक नमक दिखाई देगा, आसपास क्या दिखाई देगा? नमक नमक दिखाई देगा। ठीक है, कोई सा गाना था ना, मैं नीम नीम शहद शहद था, भाई नमक नमक नहीं था। ठीक, सॉरी आ गया था दिमाग में, क्या कर सकते हो, गाना सुनता नहीं मैं ज्यादा। तो ये क्या है आपका, यहां पर पूरा सागरों का अतिक्रमण देखने को मिला और सागरों के अतिक्रमण की वजह से कच्छ वाले क्षेत्र में जाओ, कच्छ का रण नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहां जाओगे तो देखोगे तो पूरी तरह से क्या है, नमक ही नमक है चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण क्या देखने को मिलता है सर, क्या जब सागरों का अतिक्रमण हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ नमक नमक छाया होगा, वहां कोई जीव जंतु रह रहे होंगे कि नहीं रह रहे होंगे? मैं बताया कार्बोनिफेरस के टाइम पीरियड में जो है शार्क मछली आ गई थी, तो डायनासोर तो इस समय मिल ही गया था जुरासिक टाइम पीरियड में। तो जो जीव थे, जो जंतु थे, जितने भी जो है आपके स्तनपाई थे, वो सभी यहां पर क्या हो गए, मर गए जी। समझ रहे हो? और आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये हुआ, आप जाओगे बॉम्बे हाई, बॉम्बे HIGH हाई, है ना, यही वाला है क्या, देख लेना, बॉम्बे हाई। खनिज तेल मिलेगा ना, खनिज तेल निकलता है यहां से, खनिज तेल। ठीक है, कच्चे तेलों का उत्पादन होता है। गुजरात का ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, वडोदरा और अंजर, ये सब वाला क्षेत्र, पटरी, गुंद्रा, ये सभी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, तो तेल खदानें मिलेंगी यहाँ। मुंबई हाई 37% जो है तेल का, कच्चे तेल का भारत में पूर्ति करता है, सॉरी 60%। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का तात्पर्य है प्रिय साथियों, ये काल भी हमसे चूका नहीं है। भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में सागरों का अतिक्रमण देखने को मिला और मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर सागरों का अतिक्रमण देखने को मिला। खनिज तेल प्राप्त होते हैं, इसीलिए बाकी लोग सब क्या हो गए, मर गए जी। ठीक है, चलो अब आ गए हम क्रिटेशियस टाइम पीरियड। ये कौन सा है भाई? सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को पूछा है इसलिए बता रहा हूं। क्रिटेशियस टाइम पीरियड 1 मिलियन ईयर अगो के आसपास। ठीक है, मेसोजोइक एरा का पार्ट है ये। इसमें क्या हुआ, इस समय काल में भारतीय प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ऐसे करके ये वाला भाग, ये उत्तर की ओर खसकता है, दिख रहा है, उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा, उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। प्रश्न को पूछा हुआ है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूट के किस ओर बढ़ा, तो किस ओर बढ़ा, तो उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े, चलो। तो उत्तर की ओर बढ़ा, और उत्तर की ओर बढ़ा तो क्या सिर्फ बढ़ रहा था? नहीं मेरे प्रिय साथियों, जब उत्तर की ओर बढ़ रहा था ना, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो इसको एक आइलैंड मिला। ये आइलैंड का नाम क्या था मालूम है? इसका नाम था रीयूनियन। क्या नाम था? रीयूनियन। ये एक ज्वालामुखी आइलैंड था। इसके ऊपर से भारत जब गुजरा, ये प्लेट जब इसके ऊपर से गुजरी, ऐसे आ गया होगा। अब अगर ये मान के चलो प्लेट है, भारतीय प्लेट गुजर रहा है, नीचे से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो ये ज्वालामुखी छोड़ेगा क्या इसको? नहीं छोड़ेगा। तो ज्वालामुखी निक्षेपण देखने को मिला भारत के पश्चिमी भाग में। ज्वालामुखी निक्षेपण, अगर हम छोटा सा भारत का नक्शा बना दें तो आप ये समझोगे मेरे प्रिय साथियों कि भारत का जो दक्कन ट्रैप वाला भाग है, पश्चिम वाला भाग, ये वाला पार्ट, ये जो है डेवलप होता है, ये खड़े होता है। कौन सा भाग? डेक्कन ट्रैप। किस वजह से? रीयूनियन आइलैंड से टकराने की वजह से। ठीक है, अब जब ये उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा था, जब आगे आप बढ़ोगे तो आपसे बहुत सारी चीजें पीछे छूटने लग जाएंगी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि ऊंची प्रवास करने वाले पक्षी छोटे छोटे पेड़ों और पौधों से दिल नहीं लगाया करते। तो हमारा भारत बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला देश है। ठीक है, तो वो जब आगे उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो मेरे प्रिय साथियों, इससे एक छोटा सा पार्ट टूट के पीछे रह गया, अफ्रीका का, जिसे हम कहते हैं क्या?
मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप जो है छूट के चले गया और अफ्रीका द्वीप का अभी वो हिस्सा है, क्योंकि ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है कि भारत का पश्चिमी भाग और मेडागास्कर का उत्तरी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत नजर आते हैं, एक दूसरे से टूटे हुए नजर आते हैं। जैसे अगर मैं स्पेन को तोड़ दूं और वापस उसी भाग में जोड़ूं तो आपको ये नजर आएगा कि ये इसी का ही हिस्सा था, लेकिन मैं काहे के लिए तोड़ूं भैया, मेरा काम धाम चल रहा है। ठीक है, चलें आगे। चलो, इतना हुआ क्रिटेशियस टाइम पीरियड में। समय किसी के लिए रुका है क्या? समय किसी के लिए ना रुका है, ना रुका था, ना रुकेगा। तो वैसे ही समय काल में मेरे प्रिय साथियों हमें देखने को मिलता है टर्सरी टाइम पीरियड, जब इंडियन प्लेट आकर अंगारा लैंड से टकराएगा या यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। ये पृथ्वी है, ये यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट यहाँ आया और हचाक से इससे टकराया और जब टकराया तो टकराने से मेरे प्रिय साथियों प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया और किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय का निर्माण हुआ। बस यही हुआ क्या? हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय और जो आपका से आने वाली नदियां, क्या कहा मैंने? रिवर्स, नदियों का निर्माण देखने को मिलता है। और ये नदियां कैसी हैं? तो ये नदियां हैं पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियां इससे निर्मित होते हुए मिली। ठीक है, जिसमें आप सिंधु, सतलज नदी, क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी। ऐसी नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण के पहले से, मतलब यहाँ हिमालय नहीं बना था, हिमालय के बनने से पहले से उसी स्थान में बह रही थी और वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही हैं। तो ये जब निर्माण हो रहा था तो उसी मार्ग में ये क्या था? अगर मान के चलो यहाँ पास एक इंडियन प्लेट बना रहा हूँ मैं, यहाँ से तेथिस सागर बह रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो बह रही थी कंसिस्टेंट, ठीक है, लेकिन जब भारत टकराया और हिमालय बन गया उसके बाद भी उसी स्थान में बह रही हैं। तो मैंने कहा ऐसी नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण के पहले से उसी स्थान में बह रही हों और वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही हों, उन नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि टर्सरी टाइम पीरियड में हिमालय का निर्माण हुआ और पूर्ववर्ती नदियां बहते हुई दिखी जब भारत जो है आपका, अब देखो भारत आगे बढ़ते हैं। फिर क्वाटरनरी टाइम पीरियड में क्या हुआ? तो जब मेरे प्रिय साथियों यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया, टकराने से जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय से आने वाली जो पूर्ववर्ती नदियां थी, जो नदियां रही हैं, उनके जलोढ़ निक्षेप से, मतलब अगर हम इसको नक्शे में देखें तो ये रहा आपका यूरेशियन प्लेट और ये रहा इंडियन प्लेट। ठीक है, जब ये यहां से नदियां आ रही हैं, हिमालय का निर्माण हो गया, चलो हिमालय का निर्माण कर देते हैं। यहां से जो नदियां आ रही हैं, ठीक है, वो यहाँ के विशालकाय मैदान का निर्माण करती है। मतलब भारत के मैदान का निर्माण कब हुआ? तो क्वाटरनरी टाइम पीरियड में हिमालय से आने वाली अवसादों या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, तो टर्सरी टाइम पीरियड में क्लियर। तो हमारा जो है सत्र में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको जो है मैं जब आपका हिमालय पढ़ाऊंगा, जब आपका प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, तो आपका उत्तर का विशाल मैदान, तो ये प्राकृतिक विभाजन जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आते जाएंगे। लेकिन इसको अच्छी तरीके से अपने मनस पटल में संजो लेना मेरे प्रिय साथियों, अच्छी तरह से समझ लेना इस क्लास को। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि हमारा करंट अफेयर का क्लास चल रहा है, डेली करंट अफेयर आपको मिलता है। हमने आधार, पीआईबी, पीटीआई, न्यूज़ ऑफ एयर और सभी न्यूज़ से जो चैनल से जो है हमारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप करंट अफेयर के वीडियोस भी रोज देखें ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छी तरह से कॉम्बो तैयारी होते रहे। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।